बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ईरान और इसराइल के दरमियान जंग जारी है और हमारी ये खुसूसी ट्रांसमिशन आप इस वक्त देख रहे हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि आज जंग का तीसरा दिन है। दोनों तरफ से हमलों में शिद्दत देखी जा रही है। दोनों मुल्कों ने आइंदा भी हमले जारी रखने का ऐलान किया है। अमरीका एक तरफ इसराइल का भरपूर दिफा करता नजर आ रहा है और ये भी दावा कर रहा है कि इसराइली हमलों में अमरीका मुलव्विस नहीं है, मगर ईरान ने दो टोक अल्फाज में यह वाज़ेह किया है कि अमरीका की आशीर्वाद के बगैर इसराइली हमले नामुमकिन हैं। अमरीकी पुश्त पनाही के सबूत मौजूद हैं। जंग दीगर मुल्कों तक नहीं ले जाना चाहते। अगर मजबूर किया गया तो जंग को तोसी देने पर गौर किया जाएगा। नाज़रीन, ओमान में होने वाले जोहरी मुज़ाकरात मनसूख हुए। ईरान ने खलीजी फ़ारस में यूरोप की मुआशी शाहरग आबनाए हरमुज़ को बंद करने पर गौर शुरू किया। ईरान इसराइल बढ़ती जंग से पूरी दुनिया में इस वक्त एक तशवीश की लहर पाई जा रही है। आलमी रहनुमा मुतहरिक हो चुके हैं। जंग रुकवाने के लिए सिफारती डिप्लोमेसी शुरू हो गई है। जर्मनी, फ्रांस, बरतानिया ने ईरान को फौरी मुज़ाकरात की पेशकश कर दी और इस वक्त दुनिया में एक वाज़ेह तकसीम नजर आ रही है। अमरीका, बरतानिया, फ्रांस समेत दीगर मगरबी मुल्क इसराइल की हिमायत करते नजर आ रहे हैं। चीन, रूस और पाकिस्तान समेत मुस्लिम दुनिया की जानिब से ईरान के साथ इजहार यकजहती किया जा रहा है और एक यकजहती का इजहार हो रहा है और इसकी मौक़िफ़ ईरान के मौक़िफ़ की भरपूर हिमायत की जा रही है। इसी तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे। इस घंटे में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार आमिर इलियास राना साहब, मोहम्मद इलियास साहब, शकील अंजुम साहब, खालिद क़य्यूम साहब और दिफाई तज्ज़ियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन खान साहब भी इस ट्रांसमिशन का हिस्सा हैं। वकार साहब, आपसे आगाज़ करूँगी, चूँकि ब्रिगेडियर साहब आप जानते हैं कि जिस तरह से अमरीका का पहले किरदार रहा और सदर ट्रंप के बयानात आए और फिर जिस तरह से ईरान ने अमरीका के हवाले से ईरान का जो मौक़िफ़ रहा कि आशीर्वाद जब तक अमरीका की हासिल नहीं होगी इसराइल को, इसराइल इस तरह हमले नहीं करेगा, और अमरीका ने वाज़ेह किया कि उसका कोई हाथ नहीं। अभी जो सोशल मीडिया पर सदर ट्रंप का एक बयान कि वो ख्वाहिश रखते हैं कि जल्द अमन मुआहदा होगा ईरान और इसराइल के दरमियान, जैसे कि उन्होंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग की सूरत में, कॉन्फ्लिक्ट की सूरत में करवाया, तो आपको क्या लगता है अब ये जो जारी जंग है इसराइल और ईरान के दरमियान, इसका मुमकिन अंजाम क्या हो सकता है? वकार साहब। थैंक यू सो मच। मेनली एक्चुअली तो दो गुंडे हैं, एक मोदी है और एक नेतन्याहू है, और दोनों को देखें विंग किया गया था जब जेडी वैंस आए थे इधर, जब पहलगाम अटैक हुआ उसी दिन हुआ, और विंग से मुराद है आंख मारी गई, ठीक है जी आप चढ़ाई करते हैं, देखें बाद में फिर देखा जाता है कि वॉर का रिजल्ट क्या हो। जब मोदी का जबड़ा तोड़ा गया तो उसके बाद फिर पीस की एफर्ट शुरू होगी। सेम इज आई थिंक प्रिसाइसली हैपनिंग इन इजराइल और ईरान कॉन्फ्लिक्ट में, कि अभी ऑन ग्राउंड जो सिचुएशन बहुत बुरी है इजराइल की, और सम ऑफ पीपल डोंट रियलाइज कि डोनाल्ड ट्रंप तो बीच हो सके, ज्योग्राफी ही अलाउ नहीं करती लॉन्ग वॉर के। इस वक्त मेरे पास लिस्ट है, लाइक इनके एयर बेसेस हैं, इनगेरिया एयरपोर्ट है, देन यू हैव ऑल द एयर बेस है, नेवरटेम है और टेरनॉफ, जहाँ पे इनके एयरफोर्स को भी जगह नहीं मिल रही। अभी लेटेस्ट खबर यह है कि इस वक्त साइप्रस मूव किया है इजराइल ने, तमाम एयरलाइन, 3 बड़ी एयरलाइन, मतलब वहाँ पे जगह नहीं जहाज खड़े करने की, और नेतन्याहू भी शायद वहाँ पहुंचा और मोदी भी पहुंच के, आपको अभी देखा होगा, मोदी है नाउ रीच साइप्रस, तो वहाँ पे क्या खिचड़ी पक रही है। मेरे ख्याल में जो रिस्पॉन्स था आई थिंक ईरान का, और फिर जिस तरीके से उसको सपोर्ट आई है फ्रॉम पाकिस्तान, फ्रॉम चाइना, रशिया, भी कुछ खबरें हैं चाइना और रशिया के लॉजिस्टिक जहाज भी पहुंचे, टर्की में हम लोग हैं, यहाँ से बड़ी मैसिव सपोर्ट है, और वो खुद कह रहे हैं जी कि हमारी सरहद जो है वो पाकिस्तान इंडिया सरहद तक जाती है, तो इट मीन्स कि पूरे रीजन को एज अ वन रीजन देखा जा रहा है। तो वो भी फील करते हैं कि इसके बाद खुदा ना खास्ता उनकी बारी है, जो ख्वाजा आसिफ साहब ने जिक्र किया। तो ये आई थिंक जब सिचुएशन बदली है उसके बाद जाके भी अमन की बातें शुरू हुई हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड जो मूवमेंट है वो मैं बता दूं, यूएस के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप थोड़ा आगे मूव किए हैं नॉर्थ अरेबियन सी में और एक रेड सी में। उसके अलावा बरतानिया का एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप आ गया है उसमें इंडियन ओशन में, और उसमें एक जहाज है इंडिया में लैंड भी किया, इमरजेंसी इंडिकेशन है। फिर अभी मूडी वगैरह सारे इकट्ठे हो रहे हैं साइप्रस में, जो ग्रीक साइप्रस है, क्योंकि आधा साइप्रस टर्की के पास है, तो इसका मतलब वहां पर खिचड़ी पकाई जा रही है। लेकिन जो हाल हुआ है आई थिंक स्पेशली पिछले 2 दिनों में ईरान ने इससे कुछ रिटेलिएट किया है, और अलग किस्म का डिफेंस सिस्टम भी है। दूसरा, किसी हद तक लोग रियलाइज नहीं करते कि अमेरिकन सदर की भी लिमिटेशंस हैं। देखिए 3 जगह उन्होंने नारा लगाया, एक तो उन्होंने कहा था जी कि हम गजा वाली लड़ाई बंद कराएंगे, रशिया यूक्रेन वॉर, और फिर ये वाली, तो उसमें अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट या डीप स्टेट है उसकी अपनी गेम होती है, टाइम प्रेजेंट भी शायद हेल्पलेस होता है, मैं तो ये कहूँगा। ये सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन मेरे ख्याल में चीजें अभी ईरान की फेवर में जा रही हैं, और जो रिपोर्ट्स हैं हाइफा पोर्ट पूरी जला दी गई है, और उसके अलावा बड़े बड़े एयर बेसेस और इनका जो डेमोना में न्यूक्लियर सेंटर्स को भी हिट किया गया, डिस्पाइट ईरान का शुरू में नुकसान हुआ है, लेकिन मेरे ख्याल में ज्योग्राफिकली कोई कंपैरिजन नहीं है। ईरान माशाल्लाह इज अ वेरी ह्यूज कंट्री, माउंटेनस कंट्री, और फिर आई थिंक द वे दे हैव फॉट इट आउट डिस्पाइट के इनिशियल सेटबैक था, तो शायद
ये जो जबड़ा तोड़ा गया है नेतन्याहू का, इस वजह से इंटरनल प्रेशर भी होगा और शायद यूरोप वगैरह अभी आएंगे कि पीस की तरफ। साहब आप जिस तरह से कह रहे हैं, ईरान जाहिर है अब इस वक्त अपर हैंड है और इसराइल इस दफ़ा बड़े डिफरेंट ईरान से उसने पंगा लेने की कोशिश की और उसको मुंह की खानी पड़ी। तो अब ये भारत क्या किरदार अदा कर सकता है? अगर ये मेन मुलाकातें होती हैं तो भारत को जैसे एक शर्मनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा पाकिस्तान से, तो अब भारत का अगर गठजोड़ इसराइल के साथ हो भी जाए तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? आपको क्या लगता है? ये देखें, ये वही है, मैंने कहा ये दो गुंडे हैं, जब फैंटी पड़ गई है तो एक तो फेस सेविंग में देखें इसराइल वॉज डायरेक्टली इन्वॉल्व जब इसके ड्रोन्स आए हैं जो हरप वगैरह और बाद में मजीद सप्लाईज आई थी और उनके 150 तो ऑपरेटर्स बैठे हुए थे एयर बेसिस पे जो ऑपरेट कर रहे थे। तो इसका मतलब है ये डायरेक्टली आज बड़ी चूं चूं कर रहे हैं, खबरें चला रहे हैं इंडियन की कि शायद पाकिस्तान ने डिफेंस में हेल्प किया। आई डोंट नो, आई एम नॉट प्रीवी टू दैट, लेकिन कुछ तरह की खबरें हैं कि स्ट्रेंथन किया गया डिफेंस सिस्टम। और फिर आई थिंक ख्वाजा आसिफ का स्टेटमेंट अगर देखें, मिडल ईस्ट में बहुत ज्यादा डिस्कस हो रहा है, तुर्की ने भी बड़ा हौसला पकड़ा है। तो आई थिंक एक तो जख्म चाटने वाली बात है, मे बी दे नाउ प्लान की अगला राउंड कैसे खेलना है। तो दूसरा आई थिंक टर्की को भी सिग्नलिंग करना चाहता है मोदी, बिकॉज याद है टर्की ने जब सपोर्ट की, लेकिन इनके बराकस सिस्टम है, बाकी हमारी जॉइंट कोलैबोरेशन है और बड़ा स्ट्रॉन्ग था। टर्की ने यहाँ तक कहा जी कि पाकिस्तान खुदा न खास्ता फॉल करता है तो इस्लाम फॉल करेगा, हम ये नहीं होने देंगे। तो चाइना का एक बहुत बड़ा रोल रहा, रशिया का। तो मेरे ख्याल में जो आई वुड से ग्लोबल साउथ एक तरफ है, आप सोशल मीडिया पे देखें इवन अरब स्ट्रीट जो है इट इज विद ईरान सरप्राइजिंगली एंड दिस वाज विद पाकिस्तान। तो ग्लोबल साउथ एक तरफ है और जो सो कॉल्ड इंटरनेशनल कम्युनिटी जिसको मैं कहता हूँ सिर्फ वेस्ट ही है, वो एक तरफ है। इनके गुंडों को फैंटी लग चुकी है, नाउ दे हैव टू रियलाइज। एक ये जरूर है कि इसमें एक शरारत हो सकती है कि इजराइल अभी फ्रस्ट्रेशन में, इससे कर्नल मैकग्रेगरी ने कमेंट किया है, जो कमेंट करते हैं सिक्योरिटी के, कि खुदा ना खास्ता ये न्यूक्लियर स्ट्राइक ना कर दे एंड देन ड्रैग्स एवरीबॉडी इनटू वॉर। लेकिन मेरे ख्याल रशिया और चाइना जो सिग्नलिंग कर रहे हैं तो फिर ये आई थिंक बड़ी पावर्स अंदर आएंगी, बिकॉज न्यूक्लियर वॉर का मतलब है फिर सारा खित्ता जो है आग और खून की लपेट में आ जाएगा। आई थिंक बिगर मैसेजेस फॉर द अरब वर्ल्ड, जैसा इजिप्ट अभी अलाउ नहीं कर रहा है, एक बहुत बड़ा कॉन्वॉय आ रहा है ट्यूनिस और जज़ायर और लीबिया से, कि वो गजा की हेल्प के लोग आना चाहते हैं, डॉक्टर्स हैं, कि ये रियलाइज करें कि इनके सक्के नहीं है। ईरान ने जो 73 बंदे पकड़े हैं उसमें आई थिंक 72 इंडियन हैं। इसी तरीके से कतर ने इनके एजेंट्स पकड़े थे और फिर सजा दी थी मौत की, तो मोदी साहब ने जाके गोडे गिट्टे उसके पकड़े थे अमीर ऑफ कतर के, तो तब उन्हें छोड़ा था। बट आई थिंक दे शुड रियलाइज कि ये सांप है, चाहे इजरायलीज हो और चाहे इंडियंस हो, ये भारत। तो आई थिंक गुंडों को बड़ा जरूरी है एंड इमेजिन कि अगर ये अपनी जगह पे आ जाए तो कितना अमन और शांति हो जाएगी इस पूरे रीजन में और रीजन डेवलप कर सकता है। फिर एससीओ में देखें बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई है कि इंडिया ने साथ नहीं दिया। एससीओ का जो स्टेटमेंट आया इन फेवर ऑफ ईरान, लोग कह रहे हैं कि इट्स अ बैड एप्पल, एससीओ में भी और ब्रिक्स में इसको निकालें, किक आउट करें मोदी। होना तो यही चाहिए आमिर साहब, होना तो यही चाहिए। फिर अल्टीमेटली अब वक्त आ गया है, जिस तरह से इंडिया अपने आप को एक ताकत समझता था, लेकिन अब जैसे दुनिया उसके साथ कर रही है और ख़ासतौर पर अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को सुरखरू किया, पाकिस्तान की अफवाज ने जिस जुरतमंदी के साथ पाकिस्तान का नाम बुलंद किया, इंडिया तो अब रहती दुनिया तक नाम नहीं लेगा कि वो झूठे फॉल्स ऑपरेशन पाकिस्तान के नाम से मंसूब कर सके। तो आपको क्या लगता है, अब जो सदर ट्रंप का सोशल मीडिया पर एक बयान आया है जल्द अमन मुआहदा होगा, तो ये अमन की तरफ बात जाएगी या एक दफ़ा सबक तो सिखाया जाए इसराइल और भारत को? खास तौर पर अब ये जिस तरह वकार साहब भी बात कर रहे हैं कि अब मोदी, अब दो हारे हुए जब लोग बैठेंगे तो फिर वो पागल ही होते हैं ना, कुछ भी कर सकते हैं। आमिर साहब देखें, ब्रिगेडियर साहब ने बड़ी अच्छे अंदाज से वो सारा पर्सपेक्टिव सामने ले आए कि इस वक्त पोजीशन क्या है। लेकिन आप जहन में रखें कि ईरान का कॉन्फ्लिक्ट बहुत रहा अरब मुल्कों के साथ, और फिर उनकी प्रॉक्सीज रहीं फ़लस्तीन के हवाले से, इसराइल के हवाले से, और वो सारी मारी गई और तकरीबन कमज़ोर हो गई। इस वक्त अरब फुल टाइम ईरान के साथ खड़े हैं। सऊदी अरब ने ईरानी हाजियों को कहा है कि अब वो हमारे मेहमान हैं जब तक वहाँ पे जंग है। ये पहली दफ़ा एक चेंज आया है। समझने की बात यह है कि क्या ईरान ने अपना मूड बदला है? सारी मुस्लिम उम्मा उनके साथ आके खड़ी हो गई है। पाकिस्तान बिल्कुल खुल्लम खुल्ला साथ खड़ा है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में उन्होंने शुक्रिया भी किया हमारा, क्योंकि ये हमारा हक है कि जो मुसलमान ममालिक हैं, फिर हम पड़ोस हैं, तो हमने तो अपना किरदार अदा कर दिया और ईरान ने भी वो किरदार अदा किया जो उसका हक बनता था। कि जैसे मैं पहले भी कह रहा था कि सद्दाम हुसैन की तरह भड़कों पे नहीं रहे, जवाब ओरिजिनल दिया है। और जब ओरिजिनल जवाब होता है तो जैसे हमारे यहाँ हुआ था कि जो इलाके का SHO बनाया था इंडिया को, जब मार पड़ी है तो सुलह के लिए वो सारे आगे जो कह रहे थे कि ये आपस में लड़ते रहेंगे, कोई मसला नहीं है इनका, तो उसको बचाना पड़ा। अब इसराइल के लिए भी यही है कि जो एक इन्होंने गुंडा पाला हुआ था कि भाई सारे अरबों के ऊपर जो है वो खौफ फैलाए रखो और इनको काबू रखो, उसकी अब खौफ में हालत आ गई है।
और ईरान ने बिल्कुल क्लियरली बरतानिया को, यूरोप को, अमेरिका को बता दिया कि अगर आप लोग आए तो फिर हम आपके अड्डों पे भी हमला करेंगे और आपकी तरफ भी आएंगे। तो जो आपके सारे यहाँ पे हैं वो बेशक इसराइल की बचत के लिए आ रहे हैं। और जो ट्रंप साहब का बयान आया, मेरे ख्याल में ये इस लिहाज से बेहतर है कि जो उनकी मोहम्मद बिन सलमान से बात हुई है, क्राउन प्रिंस सऊदी अरब से, हमारी सारी तरफ बात हो रही है, टर्की में भी हो रही है, ईरान भी हो रही है, और अर्दवान की बात हुई है मोहम्मद बिन सलमान से। अच्छा, ये वो सारी चीज़ें हैं जो इस बात की तो निशानदेही कर रही हैं ना, जो अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कहा है कि बातचीत हो रही है और एक हम मुआहदे की तरफ आएंगे। असल में मुआहदा होना भी चाहिए और एक पायदार मुआहदा होना चाहिए। ईरान को भी ये बात समझनी चाहिए कि सिर्फ लड़ाई से एक फायदा नहीं होता कि आप जिनके खिलाफ लड़ते रहे वो आपके साथ आके खड़े हो गए इस मुश्किल वक्त में, उनको भी रास्ता दें, अपने लोगों के लिए भी रास्ता लें और सैंक्शंस खत्म करवाएं। ताकत का जवाब ताकत ही होता है और वो ईरान ने दिया है। इसके अंदर क्या रास्ता निकलता है वो सऊदी अरब दोनों, ईरान के लिए एक और तुर्की मिलकर एक अच्छी डील ले सकते हैं। उनको वो दुनिया से बातें मनवानी चाहिए जिसका दावा फलस्तीन के हवाले से भी है उनका, और खुद ईरान के ऊपर जो पाबंदियां हैं उसको भी इन मुल्कों के ताउन को बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना चाहिए इस बुनियाद पे कि हमने इसराइल को बहुत नुकसान पहुंचा लिया है। भाई फिजिकली तो आप एक दूसरे के साथ नहीं है ना कि आपके कोई बॉर्डर शेयर करते हो, लेकिन जो नुकसान है और फर्दर वो एस्केलेट करती है सिचुएशन। पहले आम जो ईरानी है वो बहुत मुश्किल में है, ऐसा नहीं है 40 साल की इतनी लंबी पाबंदियों के साथ कोई वो आसान काम कर रहे हैं, बड़ी मुश्किल से वो भी सर्वाइव कर रहे हैं चीजों पे। एक बड़ी कौम है, सब कुछ है, और उन्होंने जवाब भी बहुत अच्छा दिया। पहले दिन तो हम सब परेशान हो गए थे कि सारी बातें ही रह गई कि क्यों नहीं हुआ। तो अब प्रेसिडेंट ट्रंप जो बात कह रहे हैं और जो लोग इसके अंदर आ रहे हैं मुआहिदा कराने के लिए, उन सब की कोशिशों का नतीजा ये होना चाहिए कि कुछ पायदार बुनियादों पे ये नहीं मैं कह रहा कि इसराइल मान जाएगा। इसराइल उसी तरह जिद्दी है क्योंकि वो इन सब का नखरे वाला बच्चा है जिसको यूरोप पालता है, अमेरिका पालता है, वो फिर हरकत करेगा। लिहाजा मुआहिदा वो होना चाहिए जिसके अंदर गारंटीज वो सारी क्लियर हों कि फिर सारे मिलकर मारेंगे जो मुआहिदा कराएंगे। फिर इसराइल को उठने नहीं देना चाहिए क्योंकि ये नहीं है कि सिर्फ जंगबंदी की हद तक, क्योंकि इसराइल किसी सिक्योरिटी काउंसिल को या किसी मुआहिदे को नहीं मानता। इस वजह से नहीं मानता कि अमेरिका पीछे खड़ा हुआ होता है। जी खालिद क़य्यूम से मुआहिदा होना चाहिए, जिस तरह आमिर साहब कह रहे हैं पायदार मुआहिदा होना चाहिए। अब ईरान का अपर हैंड है, इसराइल तो सोच नहीं सकता था, तो क्या आपके ख्याल में मुआहिदे में मामलात को आगे बढ़ाया जाए? और ईरान के लिए भी अब जो बेहतर होगा जाहिर है वो उसी को मद्देनजर रखते हुए टेबल पर बैठेगा। खालिद क़य्यूम साहब देखिए, पहले तो ये जो इस वक्त इसराइल और ईरान के दरमियान जो कशीदगी चल रही है, जंग चल रही है, ये मैं समझता हूँ कि सबसे पहले तो अक़वाम मुत्तहिदा, OIC और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो हैं, ये जो अदारे हैं बैनुल-अक़वामी सतह पर, इनकी नाकामी हुई है कि वो इस जंग को रोकने में नाकाम रहे और किसी मुआहदे पर जो है वो पहुंचने में नाकाम हुए हैं। और देखिए कि आज कल से जो एक लग रहा है कि आलमी सतह पर कुछ सफारती सरगर्मियाँ जो हैं जंग को रोकने के लिए शुरू हुई हैं, और उसमें ख़ास तौर पर जो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप हैं, उनकी जो रशियन सदर के साथ जो 50 मिनट तवील जो है वो टेलीफोन पर गुफ्तगू हुई है, उसके बुनियाद पर ही शायद उनका जो ट्वीट आया है जिसमें उन्होंने हवाला दिया है कि जिस तरह पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हम अमन मुआहदा कर सकते हैं, जंग बंदी करवा सकते हैं, इस तरह ईरान और इसराइल के दरमियान भी कर सकते हैं। लेकिन ईरान की तरफ से तो ये भी वाज़ेह किया जा रहा है कि ये जंग जो है, ये हमला जो किया गया है इसराइल की तरफ से, ये अमेरिका की मर्ज़ी के बग़ैर, सपोर्ट के बग़ैर मुमकिन नहीं था। इस तरह अमेरिका का जो मौक़िफ़ है इस हवाले से, उसमें जो है वो तज़ादात जो हैं वो नज़र आते हैं। लेकिन उसमें देखिए कि अब जो OIC की सतह पर भी जिस तरह जो बाअसर ममालिक हैं OIC के अंदर, पाकिस्तान, टर्की, सऊदी अरब, उनकी तरफ से भी एक इस हवाले से जो है वो एक सफारती जो इक़दाम है, बातचीत है, वो शुरू हुई है। लेकिन देखिए कि इसका जो जिस तरह हमला किया है, जारहियत की है इसराइल ने, तो इससे तो फिर अब ऐसे ही होगा। और जिस तरह बड़ी ताकतों ने इसराइल को आशीर्वाद दी है, इस तरह तो कोई भी ताकतवर मुल्क जो है वो किसी पर भी किसी वक्त हमला कर सकता है। तो ये रुझान जो है ये बड़ा
खतरनाक है। और फिर इसके देखिए कि इस जंग को अगर ना रोका गया तो इसके जो खतरनाक असरात हैं वो ना सिर्फ इस खित्ते तक महदूद रहेंगे बल्कि पूरी दुनिया को लपेट में ले लेंगे। और जिस तरह आपने देखा कि पहले ही यूक्रेन और रशियन जो वार है उसके नतीजे में जो है एक खुराक का एक बहरान जो है वो पैदा हुआ, तवानाई का एक बहरान पैदा हुआ। तो ये जो मशरक़ वस्ता में ये जो जंग शुरू हुई है इसके मैं समझता हूँ कि उससे भी ज़्यादा जो हैं वो असरात हो सकते हैं। और ख़ास तौर पर जो बहुत बड़ी एक अनाउंसमेंट की गई है, ख़बरदार किया गया है ईरान की तरफ से कि अगर जारहियत को, इसराइल की जारहियत को ना रोका गया तो फिर वो जो है वो आपने हुर्मज़ जो है उसको बंद कर सकते हैं। ये 39 किलोमीटर की एक पट्टी है, लेकिन इस पट्टी से रोजाना की बुनियाद पर 20 मिलियन बैरल जो ऑयल है वो यहाँ से ट्रांसपोर्ट होता है, इसकी तरसील होती है। और इससे जो है इसको आप तवानाई का, आलमी तवानाई का कि जो शाहरग है आप वो कह सकते हैं। अगर ये बंद हो गई और ये ईरान ऐसा इकदाम उठा सकता है तो इससे फिर आलमी जो मेशत है उसके लिए भी खतरात, यकीनन इस खित्ते के लिए, खित्ते की सलामती के लिए खतरात तो बढ़ेंगे, लेकिन इससे आलमी सतह पर जो है वो मुआशी जो मेशत है, मुआशियात है, उसके लिए जो है ये बड़े खतरात जो है पैदा हो सकते हैं। क्विकली नाज़रीन एक ब्रेक ले लेते हैं जी, वापस आते हैं, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। इलियास साहब, आपके ख्याल में ये जो इस वक्त जंग जारी है ईरान और इसराइल के दरमियान और तेज़ी से आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है, ज़ाहिर है बातचीत तो हो रही है, जंगबंदी के हवाले से डिप्लोमेसी भी काम कर रही है, फ़ोन भी घुमाए जा रहे हैं, बयानात भी आ रहे हैं, तो क्या अंजाम क्या देख रहे हैं इस जंग का मुमकिन तौर पर इलियास साहब? देखिए जी, अगर जंग तो मुज़ाकरात पहले ही चल रहे थे ईरान के अमेरिका के साथ के ये न्यूक्लियर वेपन के हवाले से, तो अगर उस मसले को देखते हैं, अगर उस मुज़ाकरात करने थे तो अब भी मुज़ाकरात इन्होंने करने हैं, लेकिन इन्होंने पहले देखा है कि ईरान इनकी बर्दाश्त करता है कि नहीं। ईरान ने भरपूर तरीके से जवाब दिया, एक मरतबा नहीं दूसरी मरतबा। और अब यानी कि कल रात भी आप देख लें, सारी रात ईरान ने एक ऐसा दिया कि उनके एयर डिफेंस सिस्टम भी उस एक वक्त आके आके जवाब दे गया इसराइल का कि तल ऐब में आप देख लें कि कितनी बिल्डिंगें गिरी हैं, कितनी उनके अहम मुकामात पर जो है कि उधर हमले हुए हैं। तो इस सूरत हाल में यही है कि आप देखें अमेरिका देखें बैठ के बातें कर रहे हैं कि क्या किया जाए, दोनों में बैठ के एक मामला तय करें। ये मामला तो वो नहीं है जैसे पाकिस्तान में एक वो करवा तो दिया इन्होंने कि जब इंडिया को मार पड़ी तो उस वक्त तो इन्होंने कहा कि जी आप जंग बंदी कर लें, सीज़ फायर कर लें, लेकिन इसके लिए मुज़ाकरात कर लें। देख लें इंडिया अभी तक नहीं आया कि किसी भी जगह जाके बैठ के मुज़ाकरात कर ले उसके लिए, जंग के लिए। तो वो जो है कि उसके बाद यहाँ भी देखें अगर कोई बातचीत करते हैं तो उसमें देखें जो क्या कहते हैं ईरान पर एक अरसा दराज से सैंक्शंस भी लगी रही हैं। आप देखें उसके साथ ये था कि ईरान के साथ कोई खड़ा नहीं होगा, लेकिन ईरान के साथ इस्लामिक ममालिक भी खड़े हुए, दूसरे ममालिक ने आके सपोर्ट की, बयानात दिए, और पाकिस्तान जो खुल के आया तो उस हवाले से ये है कि अब इनको समझ लगी है कि इसके लिए कोई बातचीत करनी चाहिए। अगर नहीं करते तो इसका दायरा कार वसी होगा। दूसरी तरफ अमेरिका की दोगली पॉलिसी चल रही है कि एक तरफ तो अपनी इधर से फोर्स के भी मूव कर रहा है, तो दूसरी तरफ ये बातचीत इस तरह के बयानात दे रहे हैं। तो इसके लिए इनको चाहिए एक जगह स्टेटमेंट को एक जगह लेके आप बैठ के मुज़ाकरात करें, जिससे ये हो कि ये ना हो कि ईरान को वो ये समझे कि कमज़ोर समझे, जिस तरह इन्होंने पहले दिन हमला करके, अचानक हमला करके उनको बताया कि जी इस तरह। लेकिन अब ईरान ने भरपूर तरीके से अब जवाब दिया उनके, अगर उन्होंने उनके डिपो पर हमला किया, ऑयल डिपो पर, तो उन्होंने भी उनकी रिफाइनरीज पर हमला करके उनको बराबर किया है। तो इस तरह ये है कि उनकी तरफ से ये किया जा रहा था कि अपने जो है कि 10 जहाज़ जो गिरने का दावा किया जा रहा है ईरान से, वो अभी तक वो कबूल नहीं कर रहे कि ना उसके बाद तरदीद करते हैं, ना कोई इसके बारे में कुछ कर रहे हैं। तो ये है इस मुज़ाकरात को लेके जो ममालिक हैं, इसमें सऊदीया है, इसमें कतर है, इनको अमेरिका को है, फ्रांस, इन सब को बैठ के सोचना चाहिए, वरना इसका दायरा कार मज़ीद जो है
आइंदा दिनों में इसको फैलता दिखाते हैं। क्योंकि अभी जो कहा जा रहा है कि इसराइल की जानब से तैयारी की जा रही है कि वो ईरान का जो है जो उस पर हमले हुए हैं उसका वो भरपूर तरीके से जवाब देने के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो ये तैयारी कर रहे हैं, अगर वो तैयारी इस तरह कर रहे हैं तो फिर पाकिस्तान ईरान की तरफ से भी वो खामोश नहीं बैठेंगे। ईरान के पास भी उनको दिखाएगा कि अपने दफाई जो मसल हैं वो भरपूर तरीके से दिखाएंगे कि उनके कि वो ये जो जंग है इसको वो उस वक्त तक नहीं रुकेगी। और ईरान ने वाज़ेह तौर पर कह दिया उनके वज़ीर ख़ारजा ने कि हम नहीं चाहते, हम तो अपना दिफा कर रहे हैं इस वक्त। तो अगर ये है कि दिफा कर रहे हैं तो उनको भी चाहिए, अगर वो रुकते हैं बातचीत करने के लिए आते हैं तो फिर एक पेशकश हुई है दोनों तरफ से। अब देखते हैं कि आइंदा चंद घंटों में इस पर अमल दरामद होता है कि नहीं, वरना फिर हमले एक दफ़ा फिर दोबारा तेजी पकड़ेंगे। शकील अंजुम साहब, ये जो सदर ट्रंप कह रहे हैं, आपको लगता है ये मुआहदा होता हुआ नजर आ रहा है? जो हम मुआहदे की बात करें, क्योंकि पहल तो इसराइल ने की। जी देखिए दुआ, ये मुआहदे की बात तो पहले भी चल रही थी और आज के रोज़ ही इसका छठा दौर होना था ओमान में, जो कि नहीं हुआ। और अमेरिकन जो है वो ईरानियन के साथ राब्ते में थे और किसी न किसी तरीके से जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसके ऊपर मुआहदा होने जा रहा था या उसकी चीज़ें तय हो रही थी। लेकिन इस दौरान जो है वो इसराइल ने हमला कर दिया और हमले में आप ये देखें कि जो टॉप की लीडरशिप थी, मिलिट्री भी और साइंसदान भी, वो सारे के सारे शहीद हो गए। और उसके बाद जो है फिर भरपूर जवाब दिया गया ईरान की जानिब से। अगरचे वो कह रहे हैं कि हमारे पास आयरन डोम है, फलां हैं, शेल्टर हाउस हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इसराइल का जो है वो बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और उन्होंने अपनी जो ख़बरें हैं उस पर भी पाबंदी लगा दी है और किसी किस्म की वीडियोस भी नहीं शेयर करने दे रहे और सारी चीज़ें फ़िल्टर होकर आ रही हैं और जा रही हैं। इसका मतलब यह है कि उनको भरपूर जवाब दिया गया है। तो रहा सवाल जो अभी आपने बताया कि अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से जो है वो मुआहदे की बात की है। तो मेरा ये ख्याल है कि जिस तरह की सिचुएशन डेवलप हुई है, जंगों से तो हमेशा तबाही होती है, जंग से बचना ही हिकमत अमली है। और इससे पहले जो ईरान था उसकी सिचुएशन ज़रा डिफरेंट थी। अगर आप देखें तो ईरान 1979 के इनकलाब के बाद जहाँ जो वहाँ पर इस्लामी हुकूमत कायम हुई, उसके नतीजे में आप देखें कि ईरान जो है इस खित्ते में ऐसे लगता था जैसे खौफ की अलामत है और दीगर जो ममालिक हैं वो उसके लिए उस तरह फ्रेंडली नहीं होते थे। आपने देखा कि सऊदी अरब के साथ बहुत लंबा कॉन्फ्लिक्ट चला ईरान का, लेकिन अब जब सुलह हुई तो इस वक्त सऊदी अरब ये देखें पहली मरतबा जो है वो ईरान के साथ खुलकर खड़ा हुआ है। और इसके साथ साथ जो ईरान जो है हमेशा अच्छी डिप्लोमेसी के तहत अपने आप को बचाता था जंग से, और उसने इसराइल को भी एंगेज रखा हुआ था, अमेरिकन को भी एंगेज रखा हुआ था हर हवाले से। और उसकी जो प्रॉक्सीज थी वो जो है इस खित्ते में उसकी जंग लड़ती थी, वो हमास की सूरत में थी या उर्दन की सूरत में थी, लेबनान की सूरत में थी। लेकिन आप ये देखें कि ये सारा कुछ प्री प्लान हो रहा है, ऑल ऑफ द सडन नहीं हुआ कि इसराइल ने हमला कर दिया हो। आप ये देखें कि 2020 से जो है इसराइल ईरान के हवाले से मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ कर रहा है। उसमें आप ये देखें कि उनके जो प्रेसिडेंट थे इब्राहिम रईसी, उनका जो क्रैश हुआ उसके ऊपर भी सवालात हैं कि वो किस तरीके से हुआ। इसी तरह इस्माइल हानिया जो गए हुए थे उनकी शहादत हुई ईरान के अंदर। तो इतना एक्यूरेसी का निज़ाम, इतनी इंफॉर्मेशन होना और उसके बावजूद कार्रवाई करके टारगेटेड कार्रवाइयां हुई हैं सारी की सारी। इसका मतलब है कि इसराइल पूरी इंफॉर्मेशन के साथ या तो वहां पर जो इंडियंस हैं जो एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं इसराइल के, वो उन्हें भरपूर इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। और जाहिर है इंडिया और इसराइल का गठजोड़ मौजूद है। और इससे पहले भी आप ये देखें कि जो कुलभूषण था वो चाबहार के जरिए बलूचिस्तान पहुंचा और उसने पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयां की। तो इसलिए मुझे ये लगता है कि इंडियंस की एक बहुत बड़ी तादाद है जो इसराइलियों के लिए वहां पर काम कर रही है और इस किस्म की एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन दे रही है, जिसकी वजह से वो भरपूर जो है वो कार्रवाई करता है। लेकिन उसको जो जवाबी कार्रवाई हुई मिली, उसके बाद आप ये देखें कि अब वही सेम सिचुएशन डेवलप हुई है जिस तरह पाकिस्तान के हवाले से थी। जो अमेरिकन प्रेसिडेंट थे वो कहते थे हमारा तो इस जंग से, पाकिस्तान और इंडिया की जंग से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब पाकिस्तान ने जवाब दिया, भरपूर जवाब दिया, तो उसके बाद उन्होंने इंटरवीन किया और फौरी तौर पर कहा कि जंग बंदी करें और मैं मुसालत करने के लिए तैयार हूं। इसी तरह आज भी उनका ये बयान आया है। तो मेरा ये ख्याल है कि
ईरान को भी जो है जंग की तरफ नहीं जाना चाहिए, खित्ते में अमन होना चाहिए। उनको भी चाहिए कि पहले भी उन्होंने ओबामा के साथ भी जो है एक मुआहदा किया था न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से, उसमें P5 के सारे ममालिक भी शामिल थे, जिनमें जर्मनी, फ्रांस और यूरोपीय यूनियन, सऊदी अरब, वो भी शामिल थे। तो इसलिए अगर कोई अच्छा मुआहदा, अच्छी डील मिलती है तो मेरा ख्याल है ये ले लेनी चाहिए, क्योंकि अमेरिकन जो है पहले डील ऑफर करते हैं। जी बिल्कुल ले लेनी चाहिए, और जंग से बचना ही हिकमत अमली है। अपने लोगों को बचाना चाहिए, अपनी आवाम को भी जंग से बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। जंग तो जाहिर है तबाही है और सबके लिए है, और ये ना खित्ते में ना दुनिया में किसी के लिए भी बेहतरी नहीं होती है। और अगर मामलात दरमियानी रास्ते से निकल रहे हैं, कोई मुआहदा ईरान को समझ आ रही है तो वो ज़ाहिर है उसको ले लेना चाहिए। आप इस तरह से देखते हैं। ब्रिगेडियर साहब, पाकिस्तान इस सारी सूरत हाल को किस तरह से कंट्रोल कर सकता है, क्या किरदार अदा कर सकता है? आई थिंक इस पे आने से पहले मैं क्विकली कवर जो रजीम चेंज ऑपरेशन की नई फॉर्म है, जो थर्ड न्यूक्लियर एज में है कि मिलिट्री इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करके आप कर सकते हैं। अच्छा, ये जो भारत का अटैक था, ऑनेस्टली मेरी अपनी असेसमेंट है कि इसमें भी ये एलिमेंट था। अच्छा, असेसमेंट क्या थी कि हम आगे से हमला करेंगे, फिर BLA, TTP पीछे से जो फौरज है या फिर हिंदुस्तान है वो करेंगे। और इवन आई थिंक अनफॉर्चुनेटली मैं खुद चाहता हूँ इंडियन प्रोग्राम में 5 मई तक ठीक है हम कॉल करेंगे PTI के एक्टिविस्ट को। तो आप खुद सोचिए, खुदा ना खास्ता इमेजिन के ये कामयाब हो जाता भारत तो ज़्यादा डेंट होता हमें। तो जस्ट इमेजिन द काइंड ऑफ क्योस पाकिस्तान में होता और चीज़ें शायद बिल्कुल आप कहने बहुत आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती, मिलिट्री लीडरशिप में प्रेशर आता। ये अल्लाह ने करम किया और उनका मुंह तोड़ा गया, तो चीज़ें आप देखें बिल्कुल उल्टी हो गई। पाकिस्तान स्ट्रेंथन हो गया, आवाम को आपने देखा। तो ये आई थिंक लार्जर ऑब्जेक्टिव देखने चाहिए। इसमें बिल्कुल विंग थी इनकी, देखें इनके अपने देखें फ्रांस के जहाज है, इसराइल की टेक्नोलॉजी है, देन अमेरिकन अर्ली वार्निंग सिस्टम है इसके पास, जर्मनी की सबमरीन है। तो वेस्ट तो पूरी सपोर्ट करता। सेम वाज आई थिंक अप्लाइड अगेंस्ट ईरान। ईरान की एक इशू रहा है, लाइक ये जैसा मेंशन हुआ, जिसमें मुजाहिदीन खल्क है, इनकी एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो बड़ी एक्टिव है और वो मसाद से मिल के काम करती है। फिर इंडियन एजेंट्स हैं और बाहर से डायस्पोरा तकरीबन सारे का सारा खिलाफ है ईरान के। अब देखो इनके मुजाहरे होते हैं। तो ये उन्होंने एक गेम की हुई थी कि इस तरीके से हो सकता है। तो एक तो ये नहीं हुआ। अभी इसका आता है इम्पैक्ट एंड देन आई कम टू पाकिस्तान। अभी यहाँ पे जो डिस्कशन टर्की में हो रही है वो ये है कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि आप जितने अच्छे रहें, आप इंटरनेशनल लॉ को फॉलो करें, अगर ये दो गुंडे या एक फाशिस्ट स्टेट वो कहते हैं इंडिया में है बेसिकली RSS की, और एक ज़ायनिस्ट स्टेट है और इनके बड़े डिफरेंट आइडियाज हैं, ये दे कीप गोइंग यू डाउन और ये मारेंगे भी, तबाह भी करेंगे रजीम चेंज। और टर्की में भी आपको पता है रजीम चेंज अटेम्प्ट हुई। तो नाउ दे रियलाइज अभी इसका इम्पैक्ट क्या होगा। आई डोंट नो वॉर किस तरफ जाती है, लेकिन मेरे ख्याल में यू नाउ फाइंड 3 मोर इमर्जिंग स्टेट्स इस खित्ते में जो न्यूक्लियर हो जाएंगी। ईरान विल गो न्यूक्लियर रिस्पेक्टिव को टाक शॉट्स होती है बिकॉज दे आल्सो रियलाइज कि उनके पास अल्टीमेट वो हथियार होना चाहिए। टर्की में अभी बड़ी स्ट्रांग है कि ठीक है हम नेटो के मेंबर हैं, लेकिन अगर इधर से सर्वाइव करना है तो यू शुड हैव अ न्यूक्लियर पावर। पे काम शुरू हो गया। सऊदी अरेबिया हैज लॉट ऑफ मनी और उसकी गारंटीज भी हमारी तरफ से भी है। आई थिंक प्रेसिडेंट सलमान ने कहा था कि ईरान गो न्यूक्लियर देन वी गो न्यूक्लियर। तो आप इमेजिन करें कि आई वुड से कि ये सॉरी टू से कि चवल मारी मोदी ने और फिर नेतन्याहू ने, देन नाउ यू आर क्रिएटिंग यू नो न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन होगी और लोग जस्टिफाई करेंगे ठीक है जी गो टू हेल्प। फिर अगले यू नो ब्राजील है, अर्जेंटीना है, जर्मनी, जापान तैयार बैठा है। 25 न्यूक्लियर स्टेट्स की बात हो रही है, उस तरफ चीजें जाएंगी बिकॉज एवरीबडी फील्स के अपना डिफेंस हमने करना है। एक तो ये, दूसरा ग्लोबल साउथ जो है आई थिंक वो रैली करेगा, बड़ा क्लियर है। दुनिया तंग आई इसके अपने सिस्टम से और रशियन तंग है, इसके बाद चाइनीज है, आपने देखा सैंक्शन लग जाती है, यूनिलैटरल है। तो आई थिंक पाकिस्तान इज नाउ बिकम अ की प्लेयर स्पेशली आफ्टर 10th में बीइंग कंसीडर्ड एज अल्लाह के फजल से गारंटर ऑफ पीस इन द रीजन। और अभी टर्की में तो मैं हैरान होता हूँ, वो डिस्कशन हो रही है कि जी हमारा वो कह रहे हैं हमारा बॉर्डर ही पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर से शुरू होता है। दिस इज दी आज डिस्कशन हुई है मीडिया पे कि जी वहां से हमारा डिफेंस शुरू होगा और इधर जो है साइप्रस तक हमने करना है। जस्ट इमेजिन पाकिस्तान, ईरान, टर्की गेटिंग टुगेदर। तकरीबन 45 करोड़ की आबादी है, तो इट बिकम्स अ सुपर पावर। लोग कहते हैं जी अपने लिए हमें करना पड़ेगा। नाउ चॉइसेस विद द अरब वर्ल्ड अच्छा स्टांस लिया है, लेकिन आई थिंक इजिप्ट का बहुत बड़ा रोल है। जॉर्डन शुड रियलाइज के बाद सऊदी अरेबिया के आई थिंक आप इस तरफ आए, जिस ख्वाजा साहब ने कॉल की है कि अदरवाइज वही है साइलेंस ऑफ द लैम्स वाली बात है कि बारी बारी ज़बह किया जाएगा, वो ना होने में। आपने सही कहा और आप ठीक है अमन शांति के साथ रहें। बिल्कुल जी, अमन शांति के, लेकिन हर मुल्क के अपने मफादात हैं। जिस तरह ख्वाजा आसिफ ने ये बात दुरुस्त की कि अब इसराइल के खिलाफ अरब दुनिया की बात हो रही है, मुस्लिम उम्मा की, तो ये जो सिफारती बायगम यानी लफ्जी खाली बातें नहीं करनी चाहिए, अब कुछ प्रैक्टिकली भी सामने आना चाहिए। अब सिफारती ताल्लुकात ख़त्म करने चाहिए और इस वक्त वो वक्त है कि आप ईरान के साथ अगर खड़े हैं तो फिर खड़े होना चाहिए। बहरहाल जंग किसी
भी मसले का हल नहीं होती है। ज़ाहिर है अगर अमन मुआहदा अमेरिका की मंजूरी से हो जाता है तो उसकी तरफ अब ईरान के भी ज़ाहिर अपने मफादात हैं, वो देखते हैं कि वो किस तरह से इसको लेकर चलता है। अभी हम एक ब्रेक ले रहे हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। इसी पर बात करते हैं कि पाकिस्तान इस सारी सूरत हाल को संभालने में क्या किरदार अदा कर सकता है। ज़ाहिर है पाकिस्तान के भी अपने मफादात हैं, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान ने बड़े वाज़े और खुलकर हिमायत की है ईरान की, तो आगे चलकर पाकिस्तान किस तरह से इनकी मदद कर सकता है। ब्रेक के बाद जी, वेलकम बैक नाज़रीन। आमिर साहब, वही सवाल जो ब्रिगेडियर साहब से मैंने किया कि पाकिस्तान किस हद तक सूरत हाल संभालने में किरदार अदा कर सकता है? देखिए, पाकिस्तान की सिचुएशन, अभी सदर ट्रंप ने जो ट्वीट किया अपना कि ईरान और इसराइल को उसी तरह की डील करनी चाहिए जिस तरह पाकिस्तान और इंडिया की मैंने कराई। मैंने पहले भी बताया कि फ़र्क दोनों में क्या है, लेकिन पाकिस्तान का रोल क्या हो सकता है। पाकिस्तान तुर्की, सऊदी अरब के साथ मिल के जो कुछ कर रहा है, और आप मत भूलें कि पाकिस्तान चाइना और रशिया सब के साथ राब्ते में है, और इस कन्फ्लिक्ट में भी हम अपने इन साथियों, दोस्तों, ममालिक जो हमारे साथ इस रीजन में काम कर रहे हैं, इनके बगैर भी कुछ नहीं करेंगे, और अमेरिका को भी हम साथ लेके चलेंगे। जब सब लोग वहाँ मौजूद हैं, गुफ्तगू पेंटागन में भी हो रही है, तो ये ना समझें कि पाकिस्तान अपने पड़ोस से गाफिल है। वहाँ अमेरिका के मौजूदगी के बावजूद इंडिया इस वक्त तैयार बैठा है। उनको समझ नहीं आ रही कि जवाब हम कोई रास्ता बनाएं कि पाकिस्तान के अंदर कैसे कोई कार्रवाई की जा सकती है। उनकी प्रॉक्सीज हमने मुकम्मल तौर पे फंसाई हुई हैं इस वक्त, ना हम उनको हिलने दे रहे हैं। ठीक है, जो स्लीपर सेल हैं कुछ करते हैं, बच्चों और औरतों के उसमें वो BLA जो इंडियन प्रॉक्सी है वहाँ पे कुछ थोड़ी बहुत कार्रवाई कर रही है। जो इधर TTP है, ये जो अफ़गानिस्तान से आ रहे थे, हमने वो रास्ते बिल्कुल ऐसे लॉक किए हुए हैं, और ये बात अब उनको समझ आ गई है सबको। तालिबान ने भी अपनी तरफ से एक रास्ता उनका रोकने की कोशिश की हुई है, और हमारे ड्रोन्स जो है ना वो मुकम्मल निगरानी कर रहे हैं, और अब हम उनको वार्निंग नहीं दे रहे, हम मार रहे हैं पकड़ पकड़ के जहाँ मिल रहा है वहाँ पे। तो अब पाकिस्तान एक अच्छे रोल में मौजूद है। पाकिस्तान की अपनी एक रिस्पेक्ट इस सेंस में मौजूद है जो इंडिया को हमने सबक सिखाया है। तो हम बड़ी स्ट्रेंथ के साथ बात कर रहे हैं। वज़ीर आज़म लगे हुए हैं और ख़ुद डिप्टी वज़ीर आज़म लगे हुए हैं इस काम के ऊपर कि कैसे वो डील बनाए। लेकिन जैसे मैंने पहले भी कहा, असल इशू है कि ईरान फैसला क्या करता है अपने लिए, क्योंकि पहला हक तो उसी का अपना है ना। हम वो लोग हैं, पाकिस्तान, सऊदी अरब मिल के, कि जी खित्ते में अमन होना चाहिए, रास्ते में रुकावटें ना बने। लेकिन ये जो इसराइल की पिटाई हुई है, इसके बावजूद ज़ाहिर है ईरान चाहेगा कि एक ऐसी डील हो जिसमें उसकी फतह भी हो और आइंदा के लिए स्ट्रेटेजिक उसके एसेट्स महफूज रहें। क्योंकि जिस तरह चुन चुन के उन्होंने इसराइल के ने सारे ईरान के एटमी साइंसदानों को मेन स्लॉट तो सारी उड़ा के रख दी है। आज की भी यही खबर है कि वहाँ पे वो बाकायदा प्लानिंग के तहत जो उनके घुसे हुए एजेंट है, जो बिल्कुल मुझे तो यकीन है उसमें कि वो इंडियंस हैं जो मोसाद के लिए काम कर रहे हैं, और वो बड़ा नुकसान पहुँचा चुके हैं ईरान को। ईरान को यहाँ अपने इलाके को भी क्लियर करना होगा, और फैसला वही करेगा। हम तो लगे हुए हैं इस काम के लिए कि आप मिला के चलें, और ईरान इख्तियार तो देगा ना अपने दोस्तों को कि हाँ मेरे बिहाफ पे आप ये बात कर सकते हो, क्योंकि ईरान बातचीत में मौजूद था। आज के दिन जो बातचीत नहीं हुई वो ईरान तो टेबल पे बैठा हुआ था ना। तो उसके अंदर अमेरिका के ऊपर शक के साए जाते हैं कि एक तरफ आपने, ये बात हो रही है ना सारी दुनिया में कि बातचीत में उलझाया और इसराइल को इशारा किया कि तुम जनाब अपनी कार्रवाई कर दो। ओके, पहला दिन आपका था, कार्रवाई की, तो अब 2 दिन से आप भुगत भी रहे हैं। अब अगर आप बातचीत करना चाह रहे हैं, मेरे ख्याल में यही एक हल है कि ईरान फैसला करे अपना, क्योंकि कोई जोग्राफियाई तौर पे तो इसराइल के साथ नहीं मिला हुआ, लेकिन इसराइल ने बड़ी पेनिट्रेशन की हुई है। इस्माइल हानिया को वहाँ पे शहीद किया उन्होंने, इनके सुलेमान को वहाँ पे सीरिया में मारा, सुलेमानी को। इशू ये है कि ये चीज़ें ईरान ने अपने आप को भी क्लियर करना है, और आइंदा पूरी दुनिया के साथ चले जब दुनिया इनके साथ चलने को तैयार हो रही है। सही सही, बिल्कुल जी, आपकी बात दुरुस्त है। ज़ाहिर है फैसला ईरान ने करना है, और पाकिस्तान इसमें ज़ाहिर है एक पॉजिटिव किरदार अदा कर रहा है और करता आएगा। आप तमाम मेहमानों का जी बहुत शुक्रिया। अब तक के लिए इतना, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।